नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू और आज है फैसले का दिन। जी हां, आज है फैसले का दिन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सुबह 8 बजे से लगातार काउंटिंग चल रही है और गुजरात में बम्पर सीटों के साथ गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कभी ऊपर कांग्रेस कभी नीचे कांग्रेस, वहां पर कांटे की टक्कर चल रही है। तो ये लगातार हम स्वदेश न्यूज में आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं। चुनाव से जुड़ी हुई आज मतगणना, 2 राज्यों में 2 बड़े राज्य और कुछ विधानसभा सीटों की भी हम आपको रुझान दिखा रहे हैं और आपको लोकसभा सीटों से भी आपको रुझान दिखाएंगे जहां पर मैनपुरी में मतगणना हो रही है, वहां पर काउंटिंग हो रही है। और ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में बीजेपी 145 सीटों पर गुजरात में आगे। जी हां, ये बड़ी खबर गुजरात में, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, एग्जिट पोल में भी कहा जा रहा था कि गुजरात में बम्पर सीटों के साथ बीजेपी आने वाली है और 145 सीटों में रुझान में अभी गुजरात में बीजेपी 145 सीटों में आगे है। तो पूरी की पूरी सीट 182 सीटों की जो रुझान यहां पर सामने आ गए हैं। तो गुजरात में बीजेपी बहुमत से बहुत ज्यादा सीटों के साथ एक बार फिर से 7वीं बार सरकार बनाने वाली है, जो अभी रुझानों में आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर वक्त की बात करें तो 10:07 हो चुके हैं और रुझानों में बीजेपी को 145 सीटें, 182 सीटें, पूरी की पूरी सीटों के रुझान हम स्वदेश न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। 147 सीटों पर अब बीजेपी 2 सीटों और आगे बढ़ गई है। और हिमाचल में बात करें, हिमाचल में लगातार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे। देखना होगा, अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि गुजरात में तो जो स्थिति है थोड़ी सी वो साफ दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि अब जो रुझान में बीजेपी इतनी बम्पर सीटों से आगे है, अब मुश्किल होगा शायद वहां से अब कुछ और मैजिक हो और कांग्रेस सरकार बना पाए। और देखना होगा आप भी यहां पर कितनी मजबूत होगी। तो तमाम तरह की यहां पर चीजें हैं और लगातार हम सुबह से ही आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं आपको। और 182 सीटें हैं और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कि आखिर कांग्रेस कहां पीछे रह जा रही है, कांग्रेस क्यों पीछे रह जा रही है। और आप जो पहली बार जिस तरह से उसने यहां पर एक अच्छी खासी पकड़ यहां पर बना के चले, कुछ सीटों पर आप पार्टी आगे दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि जब पूरी तरह से काउंटिंग खत्म होती है तो आप पार्टी कितनी आगे जाती है, कितनी सीटें अपने कब्जे में लेकर आती है। लगातार हम आपको पल पल की खबर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीटें हैं और बहुमत के लिए आपको 35 सीट चाहिए। लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर है क्योंकि कम सीटें हैं, सिर्फ 68 सीटें ही हैं। तो देखना होगा कि जब पूरी तरह से सारी सीटों के रुझान सामने आने के बाद जब ये रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो कौन सरकार बना पाएगा, क्योंकि ये नेक टू नेक यहां पर फाइट चल रही है और धीरे धीरे ये और खुलासे होते जाएंगे और कौन सी पार्टी मजबूत होती जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जो तमाम तरह के जो जहां से पोलिंग है वहां से रिजल्ट आते रहेंगे। तो देखना होगा कि हिमाचल में कौन सरकार बना पाता। लेकिन जो साफ यहां पर दिखाई दे रहा है, गुजरात में यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी फिर से 7वीं बार यहां पर परचम लहराने वाली है और जीत का जो ताज है वो गुजरात में बीजेपी के सिर पर फिर से यहां पर आने वाला है। 7वीं बार यहां पर गुजरात में बीजेपी सरकार बनाने वाली है। तो लगातार हम दोनों स्टेट की, दोनों विधानसभा जहां पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है, हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं। जामनगर से भी बीजेपी प्रत्याशी आगे है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव की जारी है मतगणना। हिमाचल की बात करें 31 पर अभी बीजेपी आगे है, कांग्रेस 33 पर और 4 अदर्स पर। यहां पर आपका खाता नहीं खुला है। भावनगर, गोधरा में भी बीजेपी को बढ़त है। गुजरात के एक बार फिर से आंकड़े आप देख सकते हैं, 147 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस सिर्फ 22 पर और आप 9 सीटों पर आगे, अदर्स 4 पर आगे हैं। यहां पर कांग्रेस के लिए वाकई बहुत बुरी खबर है, क्योंकि पिछले बार 77 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और जब रुझानों में आप देख रहे हैं सिर्फ 20 सीटों पर और बीजेपी को यहां पर अच्छी खासी बढ़त मिल रही है। 2017 में 99 सीटों पर बीजेपी आगे थी और अभी बीजेपी 150 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाई हुई है। 2017 में 99 सीट जीती थी बीजेपी ने, लेकिन यहां पर अभी 150 सीट पर बीजेपी आगे है। और सीधे लेकर चलते हैं आपको गुजरात और वहां पर हमारे साथ मौजूद है एसोसिएट एडिटर प्रहलाद सिंह राजपूत। प्रहलाद सिंह, अगर गुजराती में बोले तो बीजेपी जीती रैया छो,
बीजेपी जीत रही है वहां पर, और बाकी पार्टी सवाल करना पड़ेगा कि केम छो माजामा की नहीं। लेकिन जैसा एग्जिट पोल में अनुमान लगाया जा रहा था वैसा यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो महा एग्जिट पोल की बात करें, और बीजेपी बम्पर सीटों के साथ यहां पर आगे बढ़ रही है। खास बात बता दूं कि जिस प्रकार से आपने जो जिक्र किया कि बीजेपी में जो गुजराती बोलते हैं खुशीनो माहौल से खुशीनो माहौल, जैसे खुशी का माहौल है ऐसा बीजेपी के लिए है, क्योंकि लगातार जो एग्जिट पोल जो आंकड़े दिखा रहे थे वो एग्जिट पोल के आंकड़े लगातार सही होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा है लगातार गुजरात में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार बना भी सकती है। इस प्रकार के जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो भाजपा लगातार 153 से आगे है, कांग्रेस सुबह में थोड़ी आगे थी लेकिन अभी कभी पिछड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी जो फ्री वाली बातें कर रही थी लेकिन गुजरात की जनता ने उसको स्वीकार नहीं करते हुए सिर्फ 7 सीटों पे आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। और काफी सारे लोग, मैं अभी आपको सुरक्षा व्यवस्था एक्चुअली मेरे पीछे दिखा रहा होगा, जो पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पे लगा गई है, और कहीं ना कहीं कोई चूक ना हो जाए इसकी व्यवस्था, यहाँ पे कड़ी सुरक्षा यहाँ पे दिख रही है। जी वहां पर बीजेपी समर्थकों की बात करें, किस तरह का जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है? क्योंकि वैसे भी जश्न की तैयारी तो पहले से ही कर ली थी, और जैसे काउंटिंग की शुरुआत हुई, शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बम्पर रुझानों में ही बढ़त बना ली थी, तो वहां पर किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या कुछ माहौल है समर्थकों में और बीजेपी कार्यालय में? जी देखिए, जिस प्रकार के आपको बात बता दूं कि जो सीएम चेहरा है भूपेंद्र सिंह पटेल, और जो नारायणपुरा विधानसभा जो देश के गृह मंत्री का इलाका है वहां से लड़ रहे थे, जो वो उन्होंने तो आज जो जीत का जो जश्न है वो लगातार यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। वो 11 बजे उनकी जो विजय रैली है वो भी यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी से 11 बजे यहाँ से निकलने वाली है। यहाँ पर आप बड़ी बात कर रहे हैं, 11 बजे तक तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा, डिक्लेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे आपने कहा 11 बजे यहाँ पर एक रैली निकलेगी, तो क्या बीजेपी जिस तरह से रुझानों में आ गया, मान रही बीजेपी कि अब पूरी तरह से जो रुझान है वो अब उसकी जीत में तब्दील होने वाले हैं, इसलिए आप कह रहे हैं 11 बजे रैली निकलेगी? ठीक है, उन्होंने सुबह ही डिक्लेयर कर दिया था कि 11:30 को यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उनकी जो नारायणपुरा विधानसभा से जो उम्मीदवार है उनकी बात कर रहा हूँ, जो विधानसभा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का विधानसभा है, वहाँ से उन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया है कि 11:30 को जो विजय यात्रा निकलेगी वो यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी से निकलेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, पिछले बार कम से कम कांग्रेस के पास 77 सीटें थी, लेकिन जो भी रुझानों में तकरीबन 20 के आसपास ही सिर्फ चल रही हैं। देखो, कहीं ना कहीं गुजरात की जनता है वो लगातार कांग्रेस को नकारती हुई नजर आ रही है। अभी तो रुझान बाकी है, अभी पूरा दिन बाकी है, लेकिन अभी का जो रुझान आपको सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पीछे रखती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी को भी पीछे रखते हुए नजर आ रही है, लेकिन भाजपा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर यहाँ पे आ रही है। प्रहलाद, एग्जिट पोल पे जो दिखाया जा रहा था कि कम से कम कांग्रेस को 31 से 43 के आसपास तो मिलेगी, लेकिन बीजेपी के लिए यहां पर एग्जिट पोल तो सच साबित हो रहा है, बल्कि बीजेपी एग्जिट पोल से ज्यादा यहां पर बेहतर अच्छा प्रदर्शन कर रही है अभी रुझानों में, लेकिन कांग्रेस एग्जिट पोल से कमतर यहां पर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। जी आपको एक खास बात बता दूं, जिस प्रकार से हम लोग जीरो ग्राउंड पे जाते थे, हर जनता के बीच में जाते थे, लगातार हम लोग उनको आमने सामने बात करते थे, तो लगातार 75% जो जनता है कहीं ना कहीं भाजपा के जो विकास कार्य है उनकी ओर जा रही थी, और जो फ्री वाली बात जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल्स की बात लेके गुजरात में आए थे, पंजाब मॉडल को लेके गुजरात में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात की जनता ने वो बता दिया कि हम लोग वो फ्री वाली बातों के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य की ओर जाएंगे। जो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो गुजरात का चेहरा है और गुजरात के होम टाउन का चेहरा है, वो भारत देश का चेहरा है, अभी पूरी दुनिया का चेहरा बनते हुए नजर आ रहा है। और गुजरात की जो इलेक्शन है उनकी नजर पूरे वर्ल्ड के ऊपर थी, और आज भाजपा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे से आज भाजपा फिर से गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। प्रहलाद, आपने चेहरे की बात की, तो अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल, लेकिन उनके नाम से ज्यादा नरेंद्र मोदी का नाम वहां पर चल रहा था। उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा था वहां की जनता को कि कौन मुख्यमंत्री है कौन नहीं है, लेकिन हमें वोट देना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जब मीडिया वाले पूछते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, यहां पर तो वो नहीं आएंगे ना, यहां पर तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो कहते थे हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को वोट देना है। तो क्या भावनात्मक तौर से अब गुजरात जो पिछले 2001 से वहां पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, जिस तरह से वहां पर लोगों ने बदलाव महसूस किया है, वो
नरेंद्र मोदी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भले प्रधानमंत्री वो बन गए हो, लेकिन नरेंद्र मोदी को वो आज भी अप्रत्यक्ष रूप से वो मुख्यमंत्री ही मानते हैं गुजरात का। मैं आपको खास बात बता दूं कि जिस प्रकार से जब नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम नहीं थे, उनके पहले यहाँ पे गुजरात में जो दंगा प्रसाद वगैरह जो है, कर्फ्यू वगैरह है, लगातार यहाँ पे होता रहता था। लेकिन जब से कमान जो है गुजरात की मोदी साहब ने जब संभाली थी, तब से और जो गोधरा कांड हुआ उनके बाद से, जो दंगा प्रसाद हुआ उनके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो गुजरात के सीएम जब तक रहे और आज प्रधानमंत्री है अभी फिलहाल देश के, तब से लेकर आज तक गुजरात में जो कर्फ्यू का माहौल रहता था, जो दंगा प्रसाद होता था, वो अभी लगातार कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की एक बात मुझे अभी भी याद है। वो कहते थे भरी सभा में कि मैं लिख के देता हूं कि हमारी सरकार बनने वाली गुजरात में। वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर वो जनता को कन्विंस करना चाहते थे और उनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा हम यहां पर वोट परसेंटेज लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। उनको अंदरूनी तौर पर यह पता था कि हम उतनी सीटें नहीं ला सकते जितनी सीटों में सरकार बना सकते हैं। लेकिन फिर ये भरी सभा में इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये लिखकर देना, ये बोलना कि मैं लिखकर देता हूं हमारी सरकार बन रही गुजरात में, आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या एक माइंड गेम खेलने की कोशिश की जा रही थी? बात थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से रैलियां करते थे, जनसभाएं करते थे, तो जो जनता का प्रतिशत उनको मिलता था, जनता उमड़ के आती थी। ऐसा नहीं है, जनता सभी रैलियों में जाती थी। जैसे भाजपा की रैलियां है या आम आदमी पार्टी की रैलियां है या जनसभाएं है, कांग्रेस की जनसभाएं है, रैलियां है, सभी जगहों पे कहीं ना कहीं जनता दिखाई देती थी। तो उनके बदौलत अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था कि जिस प्रकार से जो पब्लिक का प्रतिशत उनको मिल रहा है, तो हम लोग आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाएंगे। लेकिन दूसरी बात, आपको वो लोगों को जिस प्रकार से दिल्ली मॉडल की बात लेके वो आए थे, जिस प्रकार से पंजाब मॉडल की बात लेके आए थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि पंजाब में हम लोग ने जिस प्रकार से सरकार बना ली है, इस प्रकार से गुजरात में भी हम लोग सरकार बना लेंगे, ऐसा प्रतिशत उनको मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो परिणाम मिल रहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल प्रहलाद, आप हमारे साथ बने रहेगा। हम बीच बीच में आपको कनेक्ट करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ है चैनल हेड एसपी त्रिपाठी सर भी हमारे साथ मौजूद है। एसपी त्रिपाठी सर, अभी जो रुझानों में जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, गुजरात में तकरीबन 152 के आसपास कांग्रेस 18, आप 8 और अदर 4, और हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात कर लें तो 30 बीजेपी, 34 और ये 4, जो रुझानों में है अभी तकरीबन 10:15 बजे का समय, आप कैसे देख रहे हैं जो रुझान है? ये ट्रेंड गुजरात में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि शायद बदलता हुआ दिखाई देगा। क्या हिमाचल प्रदेश में ऊपर नीचे जो हो रहा है, कैसे आकलन करते हैं आप अभी के रुझानों में? देखिए, गुजरात में जो ट्रेंड शुरू से ही देखने को मिल रहा था, जब से आप पार्टी जितनी मजबूती से वहां चुनाव लड़ रही थी, उससे साफ नजर आ रहा, शुरू से ही स्वदेश न्यूज जी कहता आ रहा है कि वोट शेयर जो कांग्रेस के वोट काट रही है आप, और जब कांग्रेस के वोट काट रही है, अगर इसको ये देखें कि प्लस माइनस कितने वोटों से किसकी जीत हार हो रही है, तो अगर कांग्रेस और आप प्रत्याशी का दोनों का वोट अगर मिलाया जाए तो हमें लगता है कि बहुत कम मार्जिन होगा जो जीत हार का अंतर होगा। और जहां तक एग्जिट पोल की बात करें तो सिर्फ एक एजेंसी ने 150 सीट बीजेपी को दी थी और वही जो 20 के आसपास अभी आंकड़ा आ रहा है कांग्रेस। बाकी सारे लोगों का धराशायी जो एग्जिट पोल दिया था वो बाकी एजेंसी जी है उनसे लगभग बहुत अंतर आ रहा। हिमाचल प्रदेश में भी वही एजेंसी ने यही आंकड़ा दिया था 34-30 का लगभग जो अभी दिखा रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल सिर्फ एक एजेंसी, अब कह देना चाहिए चाणक्य ने जो अपना सर्वे दिया था, एग्जिट पोल दिया था, वो लगभग सही होता नजर आ रहा। मगर हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कसमकस वाली स्थिति। देखिए, इसमें से जो 4 अदर्स है, इनमें से 2 ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जिनके काटे थे, अच्छा, वो जीत रहे हैं निर्दलीय। तो ये निश्चित तौर पे उनकी विचारधारा वही है, इसलिए टिकट काटे, रोष है उनमें, रोज निश्चित तौर पे उनके टिकट काटी है और निर्दलीय लड़के वो चुनाव जीत रहे हैं। तो इसको ये मान के चलिए कि वो 4 जो अदर हैं उनमें से 2 भाजपा के हैं, तो 32 होता है। 68 सीटें कुल हैं। 68 में जिसको भी 35 सीटें मिल जाती हैं वो सरकार बना लेगा। लेकिन आप जैसा कि गोवा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, अन्य जगह हो, भारतीय जनता पार्टी में इसमें जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, वो
मामला पलट देंगे निश्चित तौर पे। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से कांग्रेस को 36, 37, 35, 36 आ जाती है तो अभी फिलहाल वहां तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कितना सस्टेन कर पाती है सरकार, ये देखना होगा। और 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में काबिज है, उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी देखने को ना मिले। अभी तक का जो 90 का में 67 सीटें मिली थी, उसके बाद जब से सरकार 95 के बाद बनी है, सबसे ज्यादा सीटें होती नजर आ रही हैं। इसके पहले देखा जाए तो 127 सीट जब 2002 में गोधरा कांड हुआ था उस समय मिली थी। उस समय एक तरह से अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मतों का बंटवारा टाइप हो गया था, हिंदू मुस्लिम कार्ड खूब चला था, तब 127 मिली थी। लेकिन इस बार जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पैदल चल रहे हैं, लोगों को अनुमान लगाया जा रहा था कि जो सोशल मीडिया में जिस तरह से उनके वायरल हो रहे थे उनके पैदल यात्रा, तो उसे लग रहा था कि लोगों का शायद सिंपैथी उनके साथ आएगी और कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन आपके मैदान में आ जाने से सारा ये आंकड़ा जो है, जो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहना चाहिए कि प्रचंड जीत कह सकते हैं, 2/3 बहुमत की स्थिति में आ रहे हैं। 2/3 बहुमत हो रहा है, 182 सीटों में 152 सीटें अगर मिल रही हैं तो 2/3 बहुमत है। बिल्कुल। तो ये एक निश्चित तौर पे मोदी का करिश्मा कह सकते हैं आप, या अमित शाह की जोड़ तोड़ की राजनीति कह सकते हैं, किस तरह किसको टिकट देना है। 38 टिकट काटे हैं इस बार, और उसमें से ऐसे भी हैं जो 12 कांग्रेस के जो विधायक थे, जो 77 सीटें आई थी, उनमें 12 विधायक इन्होंने तोड़े थे, उनमें से भी कुछ के काटे हैं टिकट। उसके बाद भी वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये मतलब मोदी का या अमित शाह का चुनावी जो मैनेजमेंट है उसको काबिले तारीफ है यहाँ। बिल्कुल। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या जिस तरह से प्रचार प्रसार किया उसमें बीजेपी यहां पर सफल होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज है फैसले का दिन। एक तरफ गुजरात में काउंटिंग हो रही है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में बीजेपी बंपर सीटों के साथ 7वीं बार सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है रुझानों में। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, भले रुझानों में अभी कांग्रेस आगे, लेकिन कांटे की टक्कर है, क्योंकि 30 पर बीजेपी है और 34 पर कांग्रेस है और अदर के पास 4 है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 152 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर 18 सीट पर और आप 8 सीट पर और अदर 4 सीटों पर आगे चल रही है। तो यहां पर साफ तौर से गुजरात में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर कौन सरकार बनाने वाली है, कौन सी पार्टी। इस खबर पर लगातार हम पेशकश पर हम लगातार चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर आपको दिखा रहे हैं, और हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी नेता गौरव मिश्रा जी। गौरव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता बृजभूषण नाथ जी। बृजभूषण नाथ जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकादी जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं आप प्रवक्ता सूर्या त्रिपाठी जी भी। और हमारे साथ चैनल हेड एसपी त्रिपाठी सर तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। और गुजरात से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रहलाद सिंह, एसोसिएट एडिटर। हम बीच बीच में उनके पास जाते रहेंगे। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, बीजेपी जीती रैया छो, गुजराती में अगर बोले तो बीजेपी यहां पर बंपर सीटों के साथ जीत रही है। जो अनुमान था, महा एग्जिट पोल में अनुमान था, वो यहां पर सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी भागीरथ जी, ये बीजेपी का वास्तव में ये भागीरथ विजय है। सही मायने में अद्भुत है, अकल्पनीय है, अप्रत्याशित है। और ये 2024 के लिए स्पष्ट देश के लिए संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंडतम बहुमत के साथ 2024 में भी केंद्र में सरकार बनाएगी। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल का भी जो रुझान आ रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ वहां भी सरकार में काबिज होगी। ये देखिएगा, सभी पुराने जो मिथ हैं वो टूट रहे हैं। 27 वर्षों से लगातार गुजरात में शासन करने के बाद इस तरह का मैंडेट ये स्पष्ट संकेत देता है कि भारत विश्व नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रहा है। पूरे दुनिया में भारत का नेतृत्व डंका बजा रहा है। और स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता, उसके कार्यक्रमों की, उसके विकास के रफ्तार की स्वीकार्यता जनता के अंदर में स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो भी ऐसे समय में जबकि दुनिया में रिसेशन है, युद्ध के जैसे हालात है, कोरोना जैसा महामारी से पूरा विश्व जूझा है। तो इसका सीधा अर्थ है कि भारत के नेतृत्व पर भारत की जनता ने, गुजरात की जनता ने स्पष्ट बहुमत देते हुए जिस तरीके का आंकड़ा वहां प्रस्तुत हो रहा है, वो अपने आप में
सभी प्रदेशों ठीक है, के ठीक लिए है, और लेकिन पूरे लेकिन देश भर गुजरात के में लिए तो आप सब जीत रहे हैं, संकेत। लेकिन अभी हिमाचल में अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि कभी बीजेपी आगे क्या? हो रही है, कभी कांग्रेस आगे हो रही है, और अभी रुझानों में कांग्रेस आगे ही दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके साथ दोबारा। हमारे साथ ब्रिजभूषण नाथ जी, केम छो मजामा, क्या हो रहा है? देखिए देखिए 2017 की अगर बात करें, जब आप लोग के पास 77 सीटें आई थी, तो आप लोग इसे मॉरल विक्ट्री बता रहे थे, लेकिन अभी तो 20 के आसपास इतनी कम सीटें। निश्चित तौर पे भागीरथ जी, ये कांग्रेस के लिए चिंतनीय विषय है और सोचने वाली बात है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इतनी महंगाई, बेरोजगारी और देश में होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को विश्व में सबसे बड़ा आदमी और विश्व में डंका बजाने वाला बता रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले कि लगभग 5 करोड़ की आबादी इस वक्त मतदाता गुजरात में है, और जिसमें से लगभग 2 करोड़ लोगों ने मतदान नहीं किया है। और उसके बाद मत प्रतिशत जो अब आप देखेंगे कि हम लोग लगातार कांग्रेस के लोग कहते आ रहे हैं कि अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी दूसरा पार्टी वाला आ जाए, किसी पार्टी से हम मिल जाएं, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं जीतनी चाहिए इस देश में, बस बाकी कोई भी चल जाएगा, हमें किसी के साथ भी समझौता करना पड़ जाए। आप इशारा क्या और कर रहे हैं? निश्चित आप मैं इशारा क्या कर इशारा रहे हैं? ये करना चाहता हूं कि आप पार्टी के वोट परसेंटेज और वोटों को आप जोड़ेंगे और कांग्रेस के वोटों को जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम 2017 से ज्यादा हमारी स्थिति मजबूत नजर आएगी। आप पार्टी, हम लोग बार बार हमारे कांग्रेस का हाईकमान कहते चले आ रहे हैं, बार बार कहते आ रहे हैं कि आप पार्टी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो सूर्या त्रिपाठी जी बी टीम है, आप बीजेपी बिल्कुल, हम सूर्या त्रिपाठी जी ऊपर। अगर लगातार आप पार्टी नुकसान किसको पहुंचाती है? केवल जहां जहां कांग्रेस की छवि अच्छी होती है, कांग्रेस कैंडिडेट मजबूत होता है, वहां पे आप पार्टी मजबूत के साथ अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। मतलब आपका कहना है कि आप पार्टी चुनाव नहीं लड़े? नहीं, आप पार्टी निश्चित लड़े, हम उसमें बिल्कुल कतई नहीं। आप पार्टी की आइडियोलॉजी विकास की है या नहीं है, इस बारे में देश को सोचना चाहिए। जहां पे पूरे विश्व में डंका की बात करते हैं, डंका विश्व में आज से 1942 से लेके एक ही व्यक्ति का बज रहा है, उसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पूरे विश्व में जितने स्टेचू हैं, नरेंद्र मोदी जी का विश्व में एक आध स्टेचू बना के दिखा देना, कोई 50 साल में ही बना के दिखा देना। ये भारत में, आप भारत में विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, चलिए गुजरात में पूरे विश्व में डंका बज रहा है, हिमाचल में डंका किसका बज रहा है? फिर आपको ये बात तय करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में अभी साफ नहीं है, अभी साफ नहीं है, अभी लेकिन साफ अगर नहीं, रुझान की बात 33, करेंगे, 31, रुझान की बात में 31, कर रहे हैं, गौरव जी आदरणीय है, गौरव जी कह रहे हैं विश्व में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी डंका बज रहा है, तो रुझान के माध्यम से कह रहे हैं। तो मैं भी रुझान के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल में नरेंद्र मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है या नहीं बज रहा? ठीक है। सूर्य त्रिपाठी जी, देखिए आप लोग अगर बात करें, आपके जो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, वो तो लिखकर दे रहे थे कि गुजरात में हमारी सरकार मर रही है, लेकिन अब यहां पर आपके ऊपर आरोप लगने ही शुरू हो गए। यहाँ बताऊंगा, भागीरथ उन्होंने ये लिख के दिया था 5 सीटें कांग्रेस की नहीं आएंगी गुजरात में। केजरीवाल जी ने ये लिख के दिया था जी। ठीक, और सूर्य त्रिपाठी जी, लेकिन यहां पर आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि अब आप बीजेपी के बी टीम है और आप लोग जीतने का दावा कर रहे थे, सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। देखिए भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस हमको एक दूसरे की बी टीम हमेशा कहती आ रही है, लेकिन हमने जनता की ए टीम बनकर जनता के मुद्दों को हमेशा उठाया है। कांग्रेस का एकमात्र काम होता है वो बहानेबाजी पे कराती है, कहती है इनके वोट जोड़ लीजिए, उनके वोट जोड़ लीजिए। अरे सारे निर्दलीय जितने प्रत्याशी उस क्षेत्र में लड़ रहे हैं, सबके वोट जोड़ लीजिए तो ये भाजपा को हरा देंगे। लेकिन ठीक है, इनका मन है अपना दिलासा देने को खुद को, ये बात कह लेते हैं। आम आदमी पार्टी निश्चित ही, हम गुजरात में चुनाव लड़े, पूरी मजबूती से लड़े, हमने वहां पे मुद्दों को उठाया, हमने वहां के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की, हमने वहां के स्कूलों पे बात की, और आज उसी की देन आप देखिए कि अमित शाह जी स्कूलों में जाकर फोटो खिंचवा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी एक नकली स्कूल में ही सही जाकर उन्होंने भी फोटो खिंचवाई। तो हमने गुजरात के चुनाव को मुद्दों पर लाने की कोशिश की। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये जो है ना, पूरा जो चुनाव है एक रंगमंच की तरह है। हम सारे लोग उसमें, जनता जो है कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, हम सारे लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। अब जनता किसको क्या किरदार देती है, कौन सा रोल देती है, वो उस रोल को निभाएगा।
जनता हमको कहेगी विपक्ष में बैठ के हमारी आवाज उठाइए, तो हम जनता की आवाज विपक्ष में बैठ के उठाएंगे। जनता इनको सत्ता चलाने का मौका देगी तो ये सत्ता चलाएंगे। और हमारे लिए जो सीटें अभी आ रही हैं, अभी जो रुझान आ रहे हैं, आप थोड़ा सा और इंतजार करिएगा तो इसमें आम आदमी पार्टी की बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। और हमारे लिए यह पहले चुनाव के तौर पर एक उत्साहजनक शुरुआत है। और यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी गुजरात के लोगों के वोटों की वजह से एक राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। तो हम इस परिणाम से कहीं भी निराश नहीं है, हम इसमें मंथन ठीक है। लेकिन आप लोग के दावे बहुत गई। बड़े-बड़े थे, आप लोग के दावे बहुत बड़े-बड़े थे कि हम सरकार बनाने वाले हैं। और ऐसी भी चर्चा चल रही थी कि क्योंकि आप लोग के साथ एक फ्री बीज का तबका लगा है कि आप लोग मुफ्त बिजली की बात करते हैं, मुफ्त पानी की बात करते हैं, और ये गुजरात में नहीं चलेगा, इस तरह की बातें थी। और वो यहाँ पर अभी रुझानों में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। त्रिपाठी सर, जो अगर बात करें आपने किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि जो अगर वोट परसेंटेज की अगर बात करें, जो भी सामने आ रहा है, बीजेपी के वोट परसेंटेज में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप पार्टी कांग्रेस के वोट परसेंटेज में भारी सेंधमारी कर रही है। यहाँ पर जो पूरा नुकसान दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस को नुकसान दिखाई दे रहा है। देखिए, शुरू से ही स्वदेश जी कहता आ रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ठीक है, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी ठीक है। आम आदमी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में ये 9 सीटें जो इनकी आ रही हैं, ये देख लीजिए कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से ही आ रही होंगी। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने वोट शेयर किया। लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप 27 सालों बाद भी एंटी इनकम्बेंसी ना होना, क्या आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ लेने से इतने बम्पर मेजॉरिटी से 2/3 बहुमत से बीजेपी आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं। मोरवी कांड हुआ, पुल गिर गया, जहरीली शराब कांड हुआ जिसमें आधा सैकड़ा से ज़्यादा लोग मर गए। उधर अडाड़ी के जो पोर्ट है उस पर भी इन्होंने खूब मुद्दा उठाया कि वहाँ ड्रग्स, करोड़ों की ड्रग्स मिली है। ये सारे मुद्दे कहीं भी काम नहीं आए और सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा मुझे लगता है और मोदी का चेहरा। देखिए, मोदी जी अगर सीएम होते और लगातार जीत रहे होते तो माना जाता कि हाँ मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो प्रधानमंत्री, उन्होंने भूपेंद्र पटेल को एकदम नया चेहरा को मुख्यमंत्री बना दिया। और उसके बाद भी इतने मेजॉरिटी से, इतने वोटों से, अगर इतने सीटों से अगर वो सरकार बनाने जा रही है तो अभी भी मोदी का जादू कहीं ना कहीं कायम है। लेकिन सूर्य त्रिपाठी जी से मैं पूछना चाहूंगा, त्रिपाठी जी, क्या एक दो सवाल है। एक तो सवाल ये है कि क्या आप राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए गुजरात में लड़ रहे थे, वोट शेयर के अनुसार, वोट परसेंटेज के अनुसार आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए, फिर भी आप दावा कर रहे थे मैं सरकार बनाऊंगा? और दूसरा, आप केजरीवाल जी लिखना बंद कर देंगे कि नहीं? मैं देखिए यशवंत त्रिपाठी जी, मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी गुजरात की जनता को विकल्प देने के लिए चुनाव लड़ रही थी। आम आदमी पार्टी गुजरात की जनता के सामने एक बेहतर तरीके से विकल्प बनकर उभरी भी है। 27 साल में कांग्रेस विकल्प वही दी है आपने, विकल्प वही दी है जहां कांग्रेस की सरकार रही है। पंजाब हो, दिल्ली हो, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार रही वहां विकल्प नहीं दे पाए, उत्तराखंड में भी नहीं दे पाए। कल दिल्ली एमसीडी में भी हमने विकल्प के तौर पर, वहां पर ये एक बड़ा मिथक भ्रम चला आ रहा था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को जहां सरकार होती हराती है। 15 साल इनके एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, हमने उनको भी हराया है। हमने एक विकल्प के तौर पर, विधानसभा और नगरीय निकाय के चुनाव में बहुत अंतर है सर। मैं वही बात तो कह रहा हूं, लेकिन अगर आप ये बात तो आप कहना छोड़ेंगे ना यशवंत त्रिपाठी जी कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। और मैं आज आपके चैनल पर एक पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जी, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नफरती ताकतों को, उन्माद को कोई पार्टी रोक सकती है तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई राष्ट्रीय स्तर पर कर सकता है कोई नेता, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं। और रही दूसरी बात, आपने कहा कि दूसरा प्रश्न एक बार जरा दोहरा दीजिएगा आप। केजरीवाल जी लिखना बंद कर देंगे कि नहीं? अब देखिए, लिखने की बात है, हमने जो चीजें लिख के दी थी आज तक आपने देखा होगा कि 2013 में अरविंद जी ने लिख के, 15 में लिख के दिया, वो सही हुआ। 2020 में लिख के दिया, वो 22 में लिख के दिया, वो सही हुआ। तो ठीक है, इंतजार करिए। हमने ये लिख के दिया था कि कांग्रेस से 5 से कम सीटें आएंगी। सूर्य जी, लेकिन ऐसा लगता है कि अंधेरे में तीर छोड़ते हैं आप लोग हर चुनाव में आप लोग बड़े बड़े दावे करते हैं और लिखते हैं, और जहां वो पासा आपके पक्ष में आता है आप लोग देखिए हमने तो पहले लिख के दे दिया था। ठीक है सूर्य त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा आपके पास, ठीक
ठीक है, लेकिन एक जरूर लाइन जोड़ना चाहूंगा। आपने जो कहा कि आप बीजेपी का विकल्प बन सकते हैं, लेकिन अगर लोकसभा में, जब दिल्ली में लोकसभा में 7 सीटों के लोकसभा चुनाव होंगे, अगर जब वहां पर सारी बाजी आपके पक्ष में आएगी, तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज आएगा कि हां, अब लोकसभा में भी आप बीजेपी के सामने मजबूती से खड़े हुए। नहीं तो जैसे हमारे त्रिपाठी सर ने कहा था कि जहां जहां बीजेपी नहीं है, वहीं पर आप बीजेपी को डेंट देकर अच्छी सीटें आप वहां पर अपने हिस्से में लेकर आते हैं। हमारे साथ पंकज मुकाती जी भी जुड़े में लगातार, वरिष्ठ पत्रकार है। पंकज जी, अभी जो रुझानों में जो आंकड़े आ रहे हैं, इन आंकड़ों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जो स्थिति यहां पर तो साफ दिखाई दे रही है कि गुजरात में अब ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रेंड पीछे जाएगा, गुजरात में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हिमाचल में अभी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, स्थितियां जो है वो साफ दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में एक मजबूत सीट के साथ आगे आ रही है और हिमाचल में मुकाबला बराबरी पर है। पर गुजरात का जहां तक मामला है, मैं अभी सभी को सुन रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि भाजपा की बी टीम है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत में आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत और बाकी चीजों का कहीं न कहीं योगदान साबित होगा और इसको लंबा विश्लेषण के बाद समझ में आएगा। लेकिन कांग्रेस जब बार बार कहती है, और वो आज से नहीं 4-5 साल से कह रही है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है, तो कांग्रेस ने अपनी बी टीम बनाने के लिए कोई काम किया या नहीं किया, दूसरों पे आरोप लगाती हैं, अपनी नाकामियां समझने को राजी नहीं है। और सबसे बड़ी जीत का कारण, इस प्रचंड जीत का कारण मैं मानता हूं कि कांग्रेस का जो प्रबंधन है चुनाव का, जो उनकी रणनीति है, उसकी बुरी तरह से नाकामी है। और भाजपा की जीत अपनी जगह है और लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसमें कांग्रेस की नाकामी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और बार बार आप दूसरी पार्टियों पर चीजें डाल देते हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है। आपने अपनी तरफ से ए बी सी डी कोई टीम बनाने का प्रयास किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक कोई भी गुजरात चुनाव में जाना नहीं चाहता, क्योंकि सारे लोग भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। तो आप जब भगवान भरोसे किसी राज्य को छोड़ देते हैं तो इसी तरह के परिणाम आएंगे और आगे भी आ सकते हैं। बिल्कुल। और जो आप बी टीम का जिक्र कर रहे हैं, सबको पता है कि जब पहली बार क्या बोलते हैं, जब आप पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उसके पास बहुमत से सीटें कम थी, तो कांग्रेस ने ही बाहर से सपोर्ट दिया था। बिल्कुल, ये तो चुनावी रणनीति है, अपने फायदे नुकसान के हिसाब से चीजें करते हैं। लेकिन जब भी हार जाते हैं तो बी टीम कहने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं। चुनाव में आपको अपना विकल्प हमेशा देखना होता है और आगे की रणनीतियां बनाती होती है। और दूरदर्शिता के मामले में कांग्रेस बुरी तरह से कमजोर साबित होती जा रही है और उसका फायदा भाजपा को लगातार मिल रहा है। बिल्कुल। बृजभूषण नाथ जी, सिर्फ बी टीम बोल बोल के आप लोग कब तक, आप लोग चुनाव में अगर हार रहे होंगे तो इसको अपने आप को डिफेंड करेंगे? मजबूती के साथ किसी प्लान के साथ आना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो रुझान है यहाँ पर, अब ऐसा लग नहीं रहा कि गुजरात में कुछ रुझान बदलने वाले। भले अभी देखिए, आप उस वक्त बात कर रहे थे कि हिमाचल में आप लोग जीतने वाले, लेकिन अभी भी बहुत कांटे की टक्कर है वहां पर। और हर बार देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में कि वहां पर हर 5 साल में सरकार बदलती है, और 5 साल के बाद अगर ये कांटे की टक्कर चल रही है तो यहां पर भी खतरे की घंटी है आप लोग के पास। भागीरथ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं पंकज मुकाती जी की बात पे सहमत हूँ कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो ए बी सी डी टीम क्यों नहीं बना रहे। आत्ममंथन का समय है पंकज जी हम लोग के कांग्रेस का, और कांग्रेस हाईकमान इस बार बहुत जल्दी, मैं सच बोलने में ज़्यादा विश्वास करता हूं, अगर कांग्रेस हार रही है तो मैं उस बारे में बिल्कुल निश्चित तौर पे हम स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जिस पे कांग्रेस हाईकमान ने भरोसा किया, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, वहाँ के जो नेता हैं जिनने भरोसा दिलाया हाईकमान को कि हमारे दम पे, हमारे विश्वास पे विश्वास करिए, हम गुजरात जिताएंगे, हम हरियाणा जिताएंगे, हम पंजाब जिताएंगे, वहां पे वो नेता लोग विफल हो गए हैं। निश्चित तौर पे ये चुनाव, गुजरात के चुनाव के बाद हिमाचल का अभी रुझान चल रहे हैं, हिमाचल में क्या होता है अभी मैं कहना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन गुजरात चुनाव के जो परिणाम और जो रुझान आ रहे हैं, निश्चित तौर पे आत्ममंथन का समय है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के उन नेताओं के लिए जिन्होंने ये समझ लिया था कि गुजरात हमारा है, हरियाणा हमारा है, राजस्थान हमारा है, उत्तर प्रदेश हमारा है, पंजाब हमारा है, छत्तीसगढ़ हमारा है। निश्चित तौर पे एक नई पॉलिसी के साथ, नई रणनीति के साथ कांग्रेस हाईकमान को सोचने की जरूरत है और उन नेताओं के बारे में भी पूछने की जरूरत है कि आप लगातार इस भरोसे से चुनाव लड़ते हैं कि हम यहाँ जिता लेंगे, हम जनता के सामने जाएंगे और जनता को अपने विश्वास में ले लेंगे और जनता को बताएंगे। एक नई रणनीति के साथ बलवीर भागीरथ जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि
इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, इतनी बात भी अगर कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर अपनी बात ग्रामीण तक और बेरोजगारों तक और महंगाई के मामले में बुजुर्गों तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो निश्चित तौर पे हमें एक बार सोचने की तो जरूरत आपने है। कहा चिंतन की एक नई रणनीति के साथ आप लोग फिर से जो अगला चुनाव होगा उसमें आप जाएंगे, लेकिन गौरव मिश्रा जी, वो क्या रणनीति थी कि आप लोगों की कि जिस तरह से इतनी बंपर जीत आपकी अभी आपको रुझानों में मिलती हुई दिखाई दे रही, किन मुद्दे थे? क्योंकि लगातार आप लोग की सरकार रहना और फिर आपको ही जवाब देना पड़ेगा, अगर कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है तो जनता आपसे ही पूछेगी, लेकिन आखिर वो क्या रणनीति थी, वो कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आप फिर से मैदान में उतरे थे और वो जनता को कन्विंस करने में आप लोग सफल हो पाए कि इस बार फिर से आप हमें वोट दीजिए? समझने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से आते हैं और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रवाद के मंत्र पर इस देश को आगे बढ़ाना शुरू किया और बिना भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के विकास सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे उसको सुनिश्चित करने का काम किया। केंद्र की सभी योजनाएं सभी प्रदेशों को समान रूप से मिलती है और वो जमीन पर दिखाई दे रही हैं। और हमारा चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या फिर विकास का राष्ट्रवाद हो, वो वैश्विक है। आपने देखा कोरोना महामारी में वैक्सीन मित्रता योजना के अंतर्गत 50 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई गई। एक वर्ष के अंदर वैक्सीन का उपलब्ध करा देना, ऐसे कई मील के पत्थर। आज पूरे विश्व में भारत का झंडा, जब दूसरे देशों में युद्ध हो रहा है तो भारत का झंडा लगा करके दूसरे देश के लोग अपने देशों में सुरक्षित जा रहे हैं, दूसरे देशों को उनके देशों तक पहुंचाया गया। ये पूरे भारत की जो मानसिकता है, जो यहाँ की सोच है, जो विचारधारा है, उसको स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर का, इस विचारधारा को, इस काम को पहुंचाने में अपनी महती भूमिका स्थापित किया। आपने देखा होगा गुजरात के चुनाव में सभी जगहों के कार्यकर्ता जाते हैं, अन्य प्रदेशों से भी जाते हैं, तो एक समस्या का माहौल होता है और लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, वहां की समस्याओं को जानते हैं और अपनी उपलब्धियों को बताते भी हैं। तो ये हमारी जो कार्यशैली है वो जमीन के भीतर जो जड़ें होती हैं वहां तक खाद पानी पहुंचाती है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक विश्वास का माहौल होता है और यही कारण है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। आज गुजरात की ये जो जीत है, ये कोई सामान्य जीत नहीं है। गुजरात जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ग्रोथ इंजन का काम करता है, पूरे देश को एक संदेश देता है, मैसेज देता है। आज देखिए दक्षिण के प्रदेशों में भी, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, जहां भारतीय जनता पार्टी की जड़ें नहीं थी वहां भी हम मजबूत होने शुरू हो गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। और यदि विश्व गुरु बनना है, दुनिया के देशों का नेतृत्व करना है, तो कहीं न कहीं इस गियर को बदलना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसको बदलने में सफल हुई है। हाँ, क्षेत्रीय आधार पर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, गौरव जी रोकेंगे निश्चित तौर पे। गौरव जी, आपने कहा केंद्र की जो योजनाएं हैं मोदी जी मील के पत्थर साबित हो रहे हैं, वो हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा? गुजरात में तो हुआ, हिमाचल में क्या केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिला? दूसरा, उत्तर प्रदेश में मोदी योगी होने के बाद भी मैनपुरी में मुलायम सिंह जी का जादू अभी वो ऊपर चले गए हैं, उसके बाद भी जादू बरकरार है। मैं दोनों ही प्रश्न को आपको स्पष्ट करना चाहूंगा त्रिपाठी जी। हिमाचल में हमारे 22 रिबल्स लड़ रहे हैं। हिमाचल में जो स्थिति है, हमें पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत का विश्वास अभी भी है और हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे। वहां पे भी अभी 34 और 30 का आंकड़ा आ रहा है जो हमारे पास उपलब्ध है। 34 पे हम आगे हैं, 30 पे कांग्रेस है और 4 पे जो है वो अदर्स हैं। लेकिन उसमें भी 2 भारतीय जनता पार्टी के रिबल्स हैं और इसके अलावा 22 लोगों ने वहां पर चुनाव कंटेस्ट किया भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के। तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, अन्यथा ये आंकड़ा और भी बड़ा अंतर लेकर के आज दिखाई देता है इस समय तक। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि हिमाचल में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। रही उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की जहां तक बात है, माननीय मुलायम सिंह के जाने के बाद एक संवेदना, एक उनके प्रति सहानुभूति, क्योंकि बहुत बड़े कद थे, बहुत बड़े नेता थे, उसके आधार पर लोगों की एक तरीके से विचारधारा उनके पक्ष में दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आंकड़ों में है, लेकिन उस पर भी हम अपनी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। चुनाव के परिणाम आने तक हम ये कह सकते हैं कि वहां पे भी आंकड़े ये बदलेंगे। हिमाचल में क्यों नहीं जल पा रहा है कुछ? क्योंकि आंकड़ा भी जीरो ही हिमाचल में। गुजरात में तो आप लोग का खाता वहां पर खुल रहा है और ठीक ठाक परसेंटेज आपको वहां पर मिल रहे हैं, भले आप लोग ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हिमाचल में क्या हो गया? हिमाचल में आप कुछ कमाल क्यों नहीं कर पा रही है? सूर्य जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
चलिए सूर्य जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको भागीरथ जी, मैं आपको जवाब एक छोटी सी बात का भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता का दे देना चाहता हूँ। कांग्रेस और भाजपा में एक बड़ी समानता ये है कि जब कांग्रेस हारती है तो वह जिम्मेदारी दे देती है कि वहां के स्थानीय नेताओं को, कि वहां के नेता नहीं जिता पाए, और जब यही काम भाजपा करती है, जब भाजपा हारती है तो भी ये दिल्ली में जैसे इनकी कल हार हुई तो इन्होंने आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी की जिम्मेदारी दे दी। लेकिन जब यही दो पार्टियां जीतती हैं तो एक कहती है कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से जीते, एक कहती है राहुल गांधी जी की वजह से जीते। और आपके हिमाचल की जो बात रही, मैं बता देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी सर 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। हम एक बहुत छोटी सी पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी है। हमने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, हम वहां पर गए। हमारे पास इनके जितनी मशीनरी नहीं है, इनके जितना धन नहीं है, इनके जितने हमारे पास सत्ता के दुरुपयोग करने के वो पैतरे नहीं है, और ना ही हम इन सारी चीजों में यकीन रखते हैं। तो हमने मजबूती से चुनाव लड़ा। जनता का जो भी आदेश होगा, अगर हमें सीटें आती हैं तो भी, नहीं आती है तो भी, हम अगली बार और मजबूती से अपनी रणनीतियों में सुधार करके कैसे जनता के बीच में बुनियादी मुद्दों को लेके जाएं, उन पर भी विचार करेंगे। लेकिन मैं आपको बस एक बात ही कहना चाहता हूं कि आपको भी और सारे लोगों को इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि जब से अरविंद केजरीवाल जी, चाहे वह गुजरात हो या हिमाचल हो, जब लड़ना हमने शुरू किया, वहां पर मुद्दों की बात तभी होना शुरू हुई। हिमाचल में भी रोजगार पर्यटन की बात तभी शुरू हुई, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात तभी शुरू हुई, गुजरात में भी पेपर फूटने की बात तभी शुरू हुई, मोरबी कांड पर बात शुरू हुई, अस्पतालों पर बात शुरू हुई, स्कूलों पर बात शुरू हुई। तो आपको, हमको और अरविंद केजरीवाल जी को ये श्रेय तो देना ही पड़ेगा कि हमारे आने कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रहती है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो शुरुआत हो रही है पहली बार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जो ये सारे मुद्दे गिनाए ये आप लोग ने शुरुआत की। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आप जो कहते हैं कि आपकी छोटी पार्टी है, मुझे लगता है बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आप ही पार्टी ऐसी है जो 2 राज्यों में जिसकी सरकार है, तब आपको छोटी पार्टी कहना छोड़ देना चाहिए अब आपको। क्योंकि छोटी पार्टी कह के आपको बड़ा कमाल कर देते हैं। ठीक है, हमारी तो 10 साल पुरानी पार्टी है। पंकज मुकाती जी, देखिए इस बार जो वोटिंग परसेंटेज था वो पिछले बार के मुकाबले कम था। पिछले बार कम से कम इस बार 64% रहा, और पिछले बार कम से कम 69% के आसपास था। ऐसा माना जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है बीजेपी को नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है। क्या सिर्फ इसकी यही वजह थी कि आप बीच में आई इसलिए, नहीं तो कुछ और ही यहाँ पर आंकड़े दिखाई देते? जो एक परंपरागत हमने मान लिया है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब भाजपा हार रही है या सत्ता में बैठे लोग हार रहे हैं, वैसा आप दिखाई देता नहीं। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि लोगों का विपक्षी पार्टियों से मोह भंग हो गया हो, और कांग्रेस का जो बड़ा वोटर है वो वोट डालने ही नहीं गया हो कि इस पार्टी को वोट देने से क्या फायदा है। कई प्रतिबद्ध वोटर ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि यार आम आदमी पार्टी को मुझे नहीं चुनना है या भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं देना है, और कांग्रेस को वोट देने से भी वो उगता चुका है कि वोट देने का कोई फायदा नहीं। तो आगे चल के ये मेरे ख्याल से विश्लेषण आएगा कि ऐसे कई वोटर हैं जो कांग्रेस के समर्थित वोटर रहे हैं और दूसरों को वोट नहीं देना चाहते, तो वो वोट देने नहीं गए, इसलिए परसेंटेज डाउन हुआ। इस बारे में बिल्कुल ठीक है। एक लास्ट कमेंट में एसपी त्रिपाठी साहब से लेता हूं। एसपी सर, संक्षेप में कुछ सेकंड में। देखिए, जहां जैसे पंकज जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पे ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए, अपना इतिहास 40 साल का देख लीजिए। जब भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो जो उस समय की मौजूदा सरकार है उसके पक्ष में गया है। आप देखें, इसके पहले 1977 में वोटिंग परसेंटेज अचानक बढ़ता है, कांग्रेस चली जाती है। 80 में जनता दल की सरकार रहती है, 80 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, इंदिरा जी की सरकार आ जाती है। इसी तरह मैंने देखा है कि 90 में यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ा था तो कांग्रेस गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने से गुजरात में बीजेपी को फायदा हुआ। ठीक है। इस डिस्कशन का सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे। पल पल की खबर आपको गुजरात के चुनाव से, मतगणना जारी, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से, और जो 1 लोकसभा चुनाव और 6 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हो रहे हैं वहां से